हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम कंसेप्ट पे। हमारी वेबसाइट है examconcept.org। इस प्लेटफॉर्म को हमने बनाया है यूपीएससी के बच्चों के लिए, जिन्हें हम बिल्कुल आसान तरीके से यूपीएससी के जितने भी जटिल विषय हैं, उनको हम आसान हिंदी, विजुअल डायग्राम और रियल लाइफ एग्जाम्पल और हर टॉपिक के बाद केस बेस्ड क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे कॉन्सेप्ट को पूरी गहराई से समझाएंगे। प्लेटफ़ॉर्म को आप अपनी तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होने वाला है। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट examconcept.org पे आना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना शुरू पर क्लिक करें। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और अब हम सबसे पहले अपनी क्लास नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। क्लास नंबर 1 आज हमारी पहली क्लास है, तो इसलिए हम अपनी क्लास 1 को क्लिक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी के पेपर में बैठते हैं, वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा सोर्स नहीं मिलता जहाँ से वो पर्यावरण पारिस्थितिकी का वो चीज़ पढ़ सकें। उन्हें पर्यावरण बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को लेकर डरते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा सोर्स नहीं मिलता जहाँ से वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को पढ़ सकें और वो भी वो चीज़ें पढ़ सकें जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। आपको पता है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का कितना बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशन में। अभी लेटेस्ट में 2025 का यूपीएससी एग्जामिनेशन हुआ और अगर आप वो क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से पूछे गए हैं, जो कि करंट अफेयर से लिंक थे। आप ऐसा सोचते हैं कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को छोड़कर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। अगर आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन में यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को पास करना है, वो भी आज के समय के पेपर को देखते हुए, तो आपको ये विषय छोड़कर नहीं जाना है। इसी के लिए हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आप कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और हर टॉपिक में जहाँ पे भी करंट अफ़ेयर से लिंकिंग होगी, वो लिंक करके हम आपको पढ़ाएँगे। बताते हैं कि अगर आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा पढ़ते हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। कोई भी कंसेप्ट जो आप पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि वो चीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम्पल उसके होते हैं। और जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे जैसे, तो हम आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन देंगे, जिससे आप ये एनालाइज़ कर पाएँगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ऐसे ही जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लेंगे तो हम आपको 5 से 10 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देंगे। जैसे आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आप केस स्टडी को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके दिए हुए प्रश्नों को अपने से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया है, क्या वो आपकी समझ में आया है या नहीं। इस तरह से आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो आपका कंठस्थ हो जाएगा। चलिए अब अपनी क्लास नंबर 1 को शुरू करते हैं और इस क्लास के खत्म होते आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या क्वालिटी और क्या चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या है? तो चलिए देखते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है? किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवास यानी नेचुरल हैबिटेट में स्टडी करना पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी है। लेकिन जब हम इस परिभाषा की बात करते हैं तो यह अधूरी परिभाषा है, क्योंकि इकोलॉजी में हम केवल यह नहीं देखते कि जीव कहाँ रहता है, बल्कि यह भी देखते हैं कि वह भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, किन परिस्थितियों से प्रभावित होता है, दूसरे जीवों से उसका क्या संबंध है और पर्यावरण में जब बदलाव होते हैं तो उसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए शेर को जंगल में केवल देखना इकोलॉजी नहीं है, लेकिन ये अध्ययन करना कि शेर कहाँ रहता है, क्या खाता है, हिरण की संख्या से उसका क्या संबंध है, पानी, तापमान यानी उसके आसपास का पर्यावरण उसे कैसे प्रभावित करता है, यह इकोलॉजी है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इकोलॉजी में हम किसी जीव को अकेले नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे पर्यावरण और दूसरे जीवों के साथ उसके संबंध को समझते हैं। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हम हिरण की बात करें।
तो हिरन भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? वह जंगल में मौजूद पेड़-पौधे की पत्तियों, घास को खाता है। उसके जैसे और भी जानवर हैं जैसे खरगोश, बंदर आदि वो भी पेड़ पत्तियों और घास को खाते हैं, तो वो उनके कॉम्पिटिटर यानी प्रतिस्पर्धी हो गए। अब ऐसे कुछ और जानवर हैं जैसे बाघ, चीता, शेर जो इन हिरण का शिकार करते हैं, तो उन्हें हम शिकारी कहेंगे। और कुछ ऐसे जीव जो कि सूक्ष्म जीव हैं, वो अब इनके अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो यानी जब हम घास और पत्ते की बात करते हैं, तो वो हिरण का भोजन होता है। लेकिन जब हम बाघ, चीता, शेर की बात करते हैं, तो वो शिकारी हैं जो हिरण का शिकार करते हैं। जब हम बंदर या खरगोश की बात करते हैं, तो वो इनके प्रतिस्पर्धी हैं। यानी एक जानवर कैसे अपने प्रतिस्पर्धी से लड़ता है, कैसे वो शिकारी से अपने आप को बचाता है, कैसे भोजन प्राप्त करके अपना जीवन चक्र पूरा करता है, अपना पूरा जीवन काल पूरा करता है, इसी का स्टडी करना इकोलॉजी है। तक हम समझ चुके हैं कि पारिस्थितिकी में हम किसी प्रजाति का अध्ययन उसके प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटेट और पर्यावरण के संबंध में करते हैं। अब यहाँ पर हम एक शब्द समझ रहे हैं प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास क्या होता है? प्राकृतिक आवास का मतलब है कि वह प्राकृतिक स्थान जहाँ कोई जीव या प्रजाति स्वाभाविक रूप से यानी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और जहाँ की परिस्थितियां उसके जीवन के लिए अनुकूल होती हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझें कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल होती हैं। लेकिन जरा सोचिए आम के पेड़ हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं? क्या बर्फीली पहाड़ों पर या गर्म मैदानी इलाकों में? तो इसका उत्तर है गर्म मैदानी इलाकों में क्योंकि गर्म जलवायु आम के पेड़ के लिए अनुकूल होती है। इसलिए गर्म मैदानी क्षेत्र आम के पेड़ के लिए प्राकृतिक आवास नेचुरल हैबिटेट है जहाँ वो अब स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और विकसित होता है। ऐसे ही सोचिए कि लीची के पेड़ हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे? क्या बर्फीली पहाड़ों पर या गर्म मैदानी इलाकों में? तो लीची का पेड़ हमें ठंडी जलवायु यानी बर्फीले पहाड़ों पर देखने को मिलेगा क्योंकि लीची के पेड़ के लिए ठंडी जलवायु प्राकृतिक आवास है। वहां वह स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और विकसित होता है। अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया है तो चलिए सोचिए और जवाब दीजिए। एक शेर पिछले 10 वर्षों से चिड़ियाघर में रह रहा है। उसे वहां पर पर्याप्त भोजन, पानी और सुरक्षा मिलती है। तो क्या चिड़ियाघर अब शेर का प्राकृतिक आवास बन गया है, नेचुरल हैबिटेट माना जाएगा? मतलब कि अगर एक शेर चिड़ियाघर में रह रहा है, वहाँ उसको सारी सुविधा मिल रही है, तो क्या वह उसका नेचुरल हैबिटेट बन गया? नहीं, किसी स्थान पर रहने मात्र से वह उस जीव का नेचुरल हैबिटेट नहीं बन जाता। क्योंकि अगर किसी स्थान पे कोई जीव रह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका नेचुरल हैबिटेट हो। जब हम किसी जीव या प्रजाति का अध्ययन करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि दूसरे प्रजाति के साथ उसका कैसा संबंध है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि अपने पर्यावास में इनकी संख्या बढ़ रही है, रुकी हुई है या कम हो रही है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी प्रजाति की संख्या लगातार बढ़ रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब हो सकता है कि उसके पर्यावास में कुछ ऐसे अनुकूल कारक यानी फेवरेबल फैक्टर मौजूद हैं जो उन्हें जीवित रहने, प्रजनन करने और संख्या बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी प्रजाति की संख्या लगातार घट रही है तो हमें यह जानना होगा कि आखिर उसके पर्यावास में ऐसा क्या बदल गया। संभव है कि वहां कुछ हानिकारक या प्रतिकूल कारक सक्रिय हो गए हैं जो उनकी संख्या को लगातार कम कर रहे हैं। यही तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी का असली उद्देश्य है, किसी जीव को केवल देखना नहीं बल्कि यह समझना कि वो अपने पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ कैसे प्रभावित होता है और उन्हें कैसे प्रभावित करता है। हमने भी इकोलॉजी पारिस्थितिकी को समझ लिया कि वो क्या होता है, फिर उसमें हमने एक शब्द समझा नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास, उसको भी हमने समझ लिया। वहीं पे हमने एक शब्द समझा था पर्यावरण। अब आइए समझते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का अर्थ है किसी जीव के आसपास मौजूद वे सभी परिस्थितियां, कारक और संसाधन जो उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण हर जगह के हिसाब से फिक्स रहता है। जीव जंतु उस पर्यावरण के लिए अनुकूलित हैं या नहीं यह महत्वपूर्ण है। जैसे शेर के लिए मैदानी इलाका और गर्म जगह अनुकूलित है, वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन तेंदुआ चढ़ सकता है, इसलिए उसके लिए पहाड़ी और ठंडी जगह भी अनुकूलित है। हमेशा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यहाँ का पर्यावरण हमारे लिए अनुकूलित है या नहीं। ऐसा सोचना गलत है।
हमेशा ऐसा सोचिए कि उस पर्यावरण के लिए आप अनुकूलित हैं या नहीं। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम 2 प्रमुख घटकों की बात करते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब कि वो घटक जिसमें जीवन होता है, जो जीवित होते हैं, और अजैविक घटक का मतलब कि जो निर्जीव होते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक को समझते हैं। वे सभी घटक जिनमें जीवन होता है या जो जीवित होते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे पौधे, शाकाहारी जीव, चरने वाले जीव, मांसाहारी जीव, परजीवी, रोग उत्पन्न करने वाले जीव और प्रतिस्पर्धी जीव। नोट्स में जैविक घटक को आगे 2 आधारों पर हमने समझाया है। जैसे जैविक घटक संसाधन भी होते हैं और परिस्थिति भी होते हैं। ऐसे ही अजैविक घटक भी संसाधन भी होते हैं और परिस्थिति भी होते हैं। समझते हैं कि संसाधन रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो ऐसी वस्तु या पदार्थ जिसे कोई जीव अपने जीवन, वृद्धि या प्रजनन के लिए उपयोग या उपभोग करता है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन की मुख्य विशेषता है कि जीव द्वारा उपयोग किए जाने पर संसाधन की मात्रा कम हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे पौधा है, अगर शाकाहारी जीव अपने भोजन के लिए इस संसाधन का उपयोग करता है, तो पौधों की संख्या कम हो सकती है। जब हिरण घास खाता है, तो घास की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए घास हिरण के लिए संसाधन है। इसी प्रकार शाकाहारी जीव मांसाहारी जीवों के लिए संसाधन है। उदाहरण के लिए जब शेर हिरण को खाता है तो हिरण की संख्या कम होती है, यानी मांसाहारी जीवों के लिए संसाधन कम होता है। जैसे घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर, तो इसमें घास हिरण के लिए संसाधन है और हिरण शेर के लिए संसाधन है, यानी एक जीव भी दूसरे जीव के लिए संसाधन हो सकता है। वैसे ही जैसे हमने जैविक संसाधन को देखा, अब हम जैविक परिस्थिति को समझते हैं। तो जैविक परिस्थिति क्या होती है? जब किसी जीव की उपस्थिति दूसरे जीव के जीवन, वृद्धि या प्रजनन को प्रभावित करती है, लेकिन वह सीधे भोजन की तरह उपयोग नहीं होता, तो वह जैविक परिस्थिति हो सकती है। इसमें उदाहरण है कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, रोगाणु, ये किसी जीव के स्वास्थ्य, जीवित रहने और प्रजनन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी जंगल में कोई रोग फैल जाता है तो हिरणों की संख्या कम हो सकती है। यहाँ रोग उत्पन्न करने वाले जीव पर्यावरणीय परिस्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक जीवित और एक निर्जीव। जब हम जीवित घटक की बात करते हैं तो उसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है संसाधन और एक होता है परिस्थिति। संसाधन क्या होता है कि जीव उनका उपयोग करके अपने जीवन की वृद्धि, अपने जीवन काल को पूरा करने के लिए उपयोग करता है, संसाधन की मात्रा कम होती है। वहीं पे परिस्थिति क्या होता है, जो उसके जीवन काल को प्रभावित करते हैं, जैसे कोई जीवाणु जो उस पे रोग फैला देते हैं, तो वो उन्हें प्रभावित करते हैं। ऐसे ही जब हम परिस्थिति की बात जीवित परिस्थिति की बात करते हैं, तो उसमें प्रतिस्पर्धी प्रजातियाँ भी आती हैं। जब 2 जीव एक ही सीमित संसाधन के लिए संघर्ष करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा होती है। मान लीजिए कि जंगल में गाय और हिरण दोनों एक ही घास खाते हैं। घास सीमित है, इसलिए गाय और हिरण के बीच भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धी प्रजातियाँ भी जीवों को प्रभावित करती हैं, तो इसलिए उनके लिए वो परिस्थिति हैं। यहाँ गाय की उपस्थिति हिरण के लिए भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए गाय हिरण के लिए परिस्थिति है, ना कि संसाधन है, क्योंकि गाय या हिरण में से कोई एक दूसरे को नहीं खाता। जैसे शेर के लिए हिरण एक संसाधन था जिससे वो भोजन करता है, लेकिन गाय और हिरण के बीच में संबंध है, वो संसाधन का नहीं है। वो एक परिस्थिति है, क्योंकि गाय भी वही घास खाएगी जो हिरण को चाहिए। तो इसलिए गाय की उपस्थिति हिरण के भोजन को प्रभावित करती है, उपलब्धता को प्रभावित करती है, और हिरण की उपस्थिति गाय के लिए भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करती है। इसलिए हम इसे जीवित परिस्थिति कहेंगे। हमें जो सब कुछ समझ में आया है, हम चलिए फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पारिस्थितिकी इकोलॉजी को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी जीव का अध्ययन उसके नेचुरल हैबिटेट में करना, साथ में ये अध्ययन करना कि वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, वो अपना जीवन काल कैसे पूरा करता है, कैसे वो बदलते वातावरण में अपने आप को ढालता है, कैसे वो अपने प्रतिस्पर्धी जीवों से लड़ता है, ये सारी चीज़ें हम पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट की मतलब कि जहाँ पे कोई प्रजाति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, उसे हम नेचुरल हैबिटेट कहते हैं।
और फिर हमने पढ़ा कि पर्यावरण, पर्यावरण का मतलब कि किसी जीव के आस-पास मौजूद सभी संसाधन, परिस्थिति या कारक वो पर्यावरण होते हैं। फिर इसी पर्यावरण में हम आगे समझ रहे हैं कि संसाधन क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है, कारक क्या होते हैं। पर्यावरण के 2 कारक होते हैं, एक जीवित और एक निर्जीव। तो जीवित कारक में कौन-सी चीज़ संसाधन होती है और कौन-सी चीज़ परिस्थिति होती है, ये हम समझ रहे थे। पर्यावरण में हमने समझा जीवित संसाधन में हमने समझा कि कोई एक जीव दूसरे जीव के लिए संसाधन हो सकता है और वहीं पे एक जीव दूसरे जीव के लिए परिस्थिति भी हो सकता है। जैसे जब शेर हिरण का शिकार करता है तो हिरण शेर के लिए जीवित संसाधन है, लेकिन गाय और हिरण के रिलेशन में गाय हिरण के लिए परिस्थिति है और हिरण गाय के लिए परिस्थिति है। यानी प्रतिस्पर्धी जीव एक दूसरे के परिस्थिति होते हैं क्योंकि उनकी उपलब्धता भोजन की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब हम शिकारी और शिकार का रिलेशन पढ़ते हैं तो वो संसाधन होते हैं क्योंकि शिकारी अपने शिकार को भोजन के रूप में प्राप्त करता है वो अपने जीवन के लिए, तो इसलिए वो संसाधन है। इतनी चीज समझ में आ गई है तो अब हम समझते हैं कि निर्जीव घटक क्या होते हैं जिसे हम अजैविक घटक कहते हैं। हमने जीवित घटक में संसाधन और परिस्थिति देख ली। अब हम अजैविक घटक में संसाधन और परिस्थिति देखते हैं। अजैविक घटक का मतलब होता है कि पर्यावरण के निर्जीव या भौतिक रासायनिक घटकों को अजैविक घटक कहते हैं। जैसे प्रकाश, पानी, तापमान, मिट्टी, वायु, खनिज लवण, आर्द्रता, लवणता, ये अजैविक घटक हैं क्योंकि इनमें जीवन नहीं है। जैसे हमने जैविक संसाधन देखा था वैसे ही अब हम अजैविक संसाधन और अजैविक परिस्थिति देखेंगे। तो अजैविक संसाधन में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश पौधे प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाते हैं। इसलिए प्रकाश पौधों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रकाश हमारे लिए परिस्थिति हो सकता है, लेकिन वो पौधों के लिए संसाधन है क्योंकि उसका उपयोग करके वो अपना भोजन तैयार करते हैं। हम दूसरे संसाधन की बात करते हैं तो पानी जीवों द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे पौधे जड़ों से पानी लेते हैं, जानवर पानी पीते हैं। पानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसलिए पानी भी एक संसाधन है क्योंकि इसका उपभोग कर रहे हैं जानवर या जीव। ऐसे ही खनिज लवण, पौधों मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे खनिज लेते हैं। यदि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं तो मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा कम हो सकती है, इसलिए खनिज लवण भी पौधों के लिए संसाधन है। अब हम बात करते हैं अजैविक परिस्थिति की। पर्यावरण में ऐसी विशेषताएं जिन्हें जीव सामान्यतः भोजन की तरह उपयोग नहीं करते, लेकिन वे जीव के जीवन और वृद्धि और प्रजनन को प्रभावित करती हैं, उन्हें अजैविक परिस्थिति कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि जैविक परिस्थितियां जीव को प्रभावित करती हैं, वैसे ही निर्जीव परिस्थितियां भी जीव को प्रभावित करती हैं। जैसे तापमान, तापमान का जीव उपभोग नहीं करता, लेकिन तापमान जीव की शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। कैसे? अगर बहुत अधिक गर्मी है तो शरीर में पानी की हानि बढ़ सकती है, एंजाइम प्रभावित हो सकते हैं, जीव तनाव में आ सकता है। और अगर बहुत अधिक ठंड है तो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है किसी भी जीव का वो धीमा हो सकता है, जीव की गतिविधियां धीमी हो सकती हैं। इसलिए तापमान एक परिस्थिति है, कंडीशन है, ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है और ये जीवित नहीं है, इसलिए हम इसे अजैविक घटक के रूप में देखते हैं। पानी जलीय जीवों के लिए परिस्थिति है। कैसे? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पानीय जीवों के लिए संसाधन के रूप में कार्य करता है, लेकिन वही पानी जलीय जीवों के लिए परिस्थिति के रूप में कार्य करता है। कैसे? पानी जलीय जीवों के लिए केवल एक परिस्थिति नहीं बल्कि उनका माध्यम या आवास भी है। पानी के अंदर मौजूद विशेषताएं परिस्थिति की तरह काम करती हैं, जैसे पानी का तापमान, लवणता, उसमें पीएच, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, जल का प्रभाव, ये सभी चीजें जलीय जीवों के लिए परिस्थिति की तरह काम करती हैं। तो यह उनके लिए केवल एक संसाधन ही नहीं है बल्कि एक परिस्थिति भी है।
मछली पानी को भोजन की तरह समाप्त नहीं करती, लेकिन पानी का तापमान और उसमें घुली ऑक्सीजन मछली के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए पानी एक परिस्थिति है। पानी को हमने संसाधन भी देखा था जीवों के लिए और यहाँ जलीय जीवों के लिए पानी एक परिस्थिति भी है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि जिसे जीव उपयोग या उपभोग करता है और जिसकी उपलब्धता कम हो सकती है, वह संसाधन है। और जो जीव के जीवन को प्रभावित करती है लेकिन उपभोग नहीं होता, वह परिस्थिति है। पर्यावरण के घटक हमने पढ़े दो, एक जीवित और एक निर्जीव या अजैविक। तो हम जीवित को कहते हैं जैविक घटक और निर्जीव को कहते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक में भी दो चीजें, संसाधन और परिस्थिति। अजैविक घटक में भी संसाधन और परिस्थिति। जैविक घटक में जो संसाधन थे, उनका उपयोग करके जीव अपने जीवन काल को पूरा करता है और परिस्थिति उसके जीवन को प्रभावित करती है, जो जीवित परिस्थिति हैं। और वहीं जब हम निर्जीव परिस्थिति की और संसाधन की बात करते हैं, तो वो भी संसाधन का उपयोग करके जीव अपने जीवन को चलाता है और परिस्थितियां उन्हें प्रभावित करती हैं। बस हम दो भागों में बांटने का मतलब है कि एक परिस्थिति जीवित है, एक संसाधन जीवित है और एक परिस्थिति और संसाधन निर्जीव है। और वहीं संसाधन का उपयोग होता है, जीव अपने उपभोग के लिए करता है ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से चले, और परिस्थिति वहीं उसे प्रभावित करती है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, तो चलिए एक केस स्टडी क्वेश्चन करते हैं कि एक घने जंगल में दो वृक्ष की प्रजातियां हैं, प्रजाति ए और प्रजाति बी एक साथ पाई जाती हैं। प्रजाति ए तेजी से बढ़ती है और अपनी चौड़ी पत्तियों के कारण प्रजाति बी को ढक देती है, अपनी घनी छाया बना देती है। परिणाम स्वरूप प्रजाति बी तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है और उसकी प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है। इसी क्षेत्र में एक हिरण रहता है जो प्रजाति ए के जो तेजी से बढ़ गई थी, उनकी पत्तियों को भोजन के रूप में खाता है। कुछ वर्षों बाद ऐसा होता है कि एक रोग फैलने के कारण जो प्रजाति ए का पेड़ तेजी से बढ़ गया था, वो अचानक से नष्ट होने लगता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद जो प्रजाति बी जो विकसित नहीं हो पाई थी, उस पर अधिक प्रकाश पहुंचने लगा और उसकी वृद्धि तेजी से होती है। इसी लंबी अवधि में लंबे सूखे के कारण मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा कम हो जाती है। उस क्षेत्र का औसत तापमान 3 डिग्री बढ़ जाता है। इससे प्रजाति बी की पुनः वृद्धि धीमी हो जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में जल की मात्रा कम हो गई, तापमान बढ़ गया। प्रजाति बी जो बढ़ना शुरू की थी पेड़ ए के खत्म होने से, वो फिर से उसकी वृद्धि धीमी हो जाती है। अगर आपको केस स्टडी समझ में आई है, तो चलिए उससे जुड़े हुए कुछ कथनों को देखते हैं और समझते हैं कि क्या आपको समझ में आया। इसमें सबसे पहला कथन है कि प्रजाति बी के लिए प्रकाश एक संसाधन है। अब सोचिए कि क्या ये सही है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रकाश हमारे लिए परिस्थिति है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए वह एक संसाधन है, क्योंकि उसका उपयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों के लिए प्रकाश एक संसाधन है। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि प्रजाति ए द्वारा प्रकाश को रोकने से प्रजाति बी के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। अगर आपको केस स्टडी समझ में आई है, तो चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने जवाब दीजिए कि कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन आपको समझ में आए। सबसे पहला कथन है कि प्रजाति बी के लिए प्रकाश एक संसाधन है। बिल्कुल सही, प्रकाश एक एक संसाधन है, क्योंकि प्रकाश हमारे लिए परिस्थिति हो सकता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश पेड़ पौधों के लिए परिस्थिति नहीं संसाधन होता है, क्योंकि उनका उपयोग करके पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए पौधों के लिए प्रकाश एक संसाधन है। आगे लिखा है, क्योंकि प्रजाति ए द्वारा प्रकाश को रोकने से प्रजाति बी के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। हालांकि प्रकाश कम नहीं होता, ऐसा नहीं है कि संसार से प्रकाश ही कम हो गया, लेकिन प्रजाति ए के बढ़ जाने से, उनकी पत्तियां चारों तरफ से घेर लेने से प्रजाति बी के लिए उसकी उपलब्धता कम हो गई, इसलिए प्रकाश एक संसाधन है। इसलिए पहला कथन सही है कि प्रजाति बी के लिए प्रकाश एक संसाधन है। अब हम कथन दो को पढ़ते हैं, हिरण के लिए प्रजाति ए की पत्तियां जैविक संसाधन हैं। अब जैविक संसाधन में हमने पढ़ा था कि जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग जीव अपने भोजन या उपभोग के लिए करता है और साथ में वो जीवित भी होते हैं। तो प्रजाति ए की जो पत्तियां हैं, ये प्रजाति ए एक जीवित संसाधन हो गया। तो हिरण के लिए प्रजाति ए की पत्तियां जीवित संसाधन हैं,
ये कथन नंबर 2 भी सही है। अब हम पढ़ते हैं कथन नंबर 3। ध्यान से पढ़िएगा, प्रजाति ए के लिए रोगजनक कवक केवल एक अजैविक परिस्थिति है। अभी हमने पढ़ा कि रोगजनक कवक जीवित परिस्थिति है, क्योंकि यह वृक्ष की वृद्धि को प्रभावित करता है। ये तो सब कुछ सही है, लेकिन ये एक जैविक अजैविक परिस्थिति नहीं है, ये एक जीवित परिस्थिति है। तो अगर इतना होता कि जैविक परिस्थिति है क्योंकि यह वृक्ष के वृद्धि को प्रभावित करती है, तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर अजैविक परिस्थिति लिखा हुआ है, इसलिए यह हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम चौथे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि मिट्टी में उपलब्ध जल प्रजाति बी के लिए अजैविक संसाधन है। बिल्कुल, जल एक निर्जीव संसाधन है, अजैविक का मतलब निर्जीव संसाधन है। जबकि तापमान एक अजैविक परिस्थिति है। बिल्कुल, तापमान एक अजैविक परिस्थिति है क्योंकि तापमान पेड़-पौधों को प्रभावित करता है और जल प्रभावित नहीं करता है। जल का उपयोग पेड़-पौधे अपने उपभोग के लिए करते हैं, अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं, इसलिए जल प्रजाति बी के लिए संसाधन है और तापमान एक परिस्थिति है, इसलिए ये कथन भी सही है। पढ़ते हैं कथन नंबर 5। प्रजाति ए द्वारा उत्पन्न छाया के कारण प्रकाश की उपलब्धता में कमी जैविक घटक द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। बिल्कुल, जैविक घटक द्वारा उत्पन्न प्रभाव है। क्योंकि प्रजाति ए एक जैविक घटक है, वो एक जीवित प्राणी है, लेकिन प्रभावित होने वाला कारक प्रकाश यानी प्रभावित होने वाला प्रकाश अजैविक है। प्रकाश तो निर्जीव है, लेकिन प्रजाति ए के द्वारा जो छाया उत्पन्न हुई, उसकी उपलब्धता में कमी जैविक घटक के द्वारा उत्पन्न, क्योंकि प्रजाति ए के बढ़ने से प्रजाति बी के लिए उपलब्धता की कमी हुई। तो इसलिए प्रजाति ए एक जैविक घटक है, लेकिन जिस चीज की कमी हुई यानी प्रकाश की कमी हुई वो अजैविक है। तो इस प्रकार ये कथन भी हमारा सही है। तो अगर हम इन चारों कथनों में से देखें तो हमारे कथन 1, 2, तीसरा कथन गलत था। तो यानी हमारे 1, 2, 4 और 5 कथन सही हैं। 1, 2, 4 और 5 यानी कथन नंबर बी हमारा सही है। अब आप मुझे बताइए कि क्या केस स्टडी क्वेश्चंस के माध्यम से आपने जो पढ़ा वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अगर इतना सब कुछ आपकी समझ में आ चुका है तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं पर्यावास यानी हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। तो वह प्राकृतिक स्थान या वातावरण जहाँ किसी जीव को जीवित रहने और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां व संसाधन प्राप्त होते हैं, पर्यावास कहलाता है। तो अब आप परिस्थितियां समझ चुके हैं, संसाधन समझ चुके हैं कि क्या होते हैं। तो पर्यावास कहने का मतलब, अब तक हम जो पढ़ रहे थे कि नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास या पर्यावास, वो वही होता है कि वह प्राकृतिक वातावरण जहाँ किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियां और आवश्यक संसाधन प्राप्त होते हैं। पर्यावास वह प्राकृतिक स्थान या वातावरण है जहाँ कोई जीव रहता है, भोजन प्राप्त करता है, प्रजनन करता है और अपना जीवन पूरा करता है। यानी पर्यावास एक प्राकृतिक क्षेत्र है जिसके लिए एक या एक से अधिक प्रजातियां जीवित रहने के अनुकूल है और यहाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। एक ही पर्यावास में जरूरी नहीं है कि एक या दो ही प्रजातियां हों। एक पर्यावास में अनेक अनगिनत प्रजातियां हो सकती हैं। जैसे एक जंगल है तो वहां पे शेर, चीता, भालू, हिरण, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, बहुत सफेद पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब कुछ बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पर्यावास वो क्षेत्र है जहां पर एक से अधिक प्रजातियां जीवित रहने के लिए अनुकूल है और वहां वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मछली का पर्यावास जल होता है, क्योंकि जल में मछली सामान्यतः रूप से पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, वहीं से भोजन प्राप्त करती है, वहीं से प्रजनन करती है और अधिकांश जीवन जल के भीतर व्यतीत करती है। इसलिए जल मछली का पर्यावास है। वैसे ही जब हम ऊँट की बात करते हैं तो ऊँट के लिए मरुस्थल पर्यावास है, क्योंकि ऊँट मरुस्थल की गर्म एवं शुष्क परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित होता है। इसलिए मरुस्थल ऊँट का प्राकृतिक पर्यावास है। शेर और बाघ का पर्यावास वन। शेर और बाघ वनों और घास मैदानों में रहते हैं। वहाँ उन्हें भोजन, जल, आश्रय, प्रजनन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। इसलिए वन घास के मैदान उनके पर्यावास हैं। पर्यावास एक सापेक्ष अवधारणा है। इसका मतलब है कि पर्यावास किसी जीव के दृष्टिकोण से तय होता है कि न केवल स्थान से। मतलब पर्यावास किसी जीव के दृष्टिकोण से तय होता है। चलिए समझाता हूँ कि पर्यावास को सापेक्ष अवधारणा क्यों कहा जाता है।
सापेक्ष का अर्थ है अलग-अलग जीव के लिए अलग-अलग हो सकता है। जैसे एक ही स्थान किसी जीव के लिए पूरा पर्यावास हो सकता है और दूसरे के लिए उसका केवल एक छोटा-सा हिस्सा। जैसे एक पेड़ के एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। पक्षी के लिए पूरा पेड़ उसका पर्यावास हो सकता है क्योंकि पक्षी उनकी शाखाओं पर घोंसला बनाता है, विश्राम करता है, भोजन प्राप्त करता है। जो कीट होते हैं, छोटे-मोटे कीड़े होते हैं, पेड़ की छाल ही उनका पर्यावास हो सकती है क्योंकि वह छाल के अंदर या उसके ऊपर रहता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है। लेकिन सोचिए जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, तो पेड़ का सड़ा हुआ भाग उसका पर्यावास हो सकता है क्योंकि वहाँ उसे वृद्धि के लिए और पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। यानी अगर आप कवक के एग्जाम्पल से देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक ही स्थान अलग-अलग जीव के लिए अलग-अलग तरीके से पर्यावास बन जाता है। इसलिए इसे सापेक्ष अवधारणा कहा जाता है, क्योंकि यह किसी जीव के या प्रजाति के नज़रिए से तय होता है कि कौन-सा हिस्सा पर्यावास होगा। चलिए अगर आपको ये समझ में आया है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सोचिए कि क्या एक ठहरा व गंदा पानी भी पर्यावास हो सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। ठहरा व गंदा पानी भी पर्यावास होता है शैवाल के लिए। ठहरा व गंदा पानी शैवाल, कुछ सूक्ष्म जीवों और मच्छर के लार्वा के लिए उपयुक्त पर्यावास हो सकता है क्योंकि उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्राप्त हैं। वहीं जब हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो ठहरा व गंदा पानी हमारे लिए अनुपयोगी और हानिकारक हो सकता है। लेकिन कुछ जीवों के लिए उसी स्थान पर भोजन, पोषक तत्व और जीवित रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए वही स्थान उनके लिए पर्यावास बन जाता है। इस प्रकार यदि हम पेड़ के सड़े हुए भाग को पक्षी के दृष्टिकोण से देखें, तो वह पक्षी का पर्यावास नहीं हो सकता। लेकिन जब हम उसी सड़े हुए भाग को कवक या फंगस की दृष्टि से देखते हैं, तो वह कवक के लिए उपयुक्त पर्यावास हो सकता है क्योंकि वही परिस्थिति है जहाँ पर कवक प्राकृतिक रूप से पनप सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी स्थान पर्यावास है या नहीं है, इसका निर्धारण केवल उस स्थान की विशेषताओं से नहीं होता, बल्कि संबंधित जीव की आवश्यकताओं, सहनशीलता और अनुकूलनों के आधार पर किया जाता है। एक ही स्थान अलग-अलग जीवों के लिए अलग-अलग प्रकार से पर्यावास का कार्य कर सकता है, इसलिए पर्यावास जीव या प्रजाति सापेक्ष अवधारणा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम पर्यावास को सापेक्ष अवधारणा क्यों कहते हैं। क्यों ये किसी जीव के दृष्टिकोण से तय होता है कि कौन-सा स्थान पर्यावास है और कौन-सा स्थान पर्यावास नहीं है। चलिए पर्यावास से जुड़े हुए केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आपको सारे कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला केस पढ़ते हैं कि एक गांव में स्थित एक तालाब में अत्यधिक पोषक तत्व एकत्र हो गए। इसके कारण वहां की शैवाल तेजी से बढ़ने लगी। तालाब का पानी मनुष्यों के पीने योग्य नहीं रहा, लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म जीव, मच्छरों और लार्वा और शैवाल बड़ी संख्या में पाए गए। तो अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मनुष्यों के लिए अनुपयोगी होने के कारण तालाब किसी जीव का पर्यावास नहीं हो सकता। क्या ये कथन सही है? गलत। कि मनुष्यों के दृष्टिकोण से किसी और जीव का वो पर्यावास होगा या नहीं होगा ये हम तय नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मनुष्यों के दृष्टिकोण से कोई जगह पर्यावास नहीं है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी और जीव के लिए नहीं हो सकता। तालाब शैवाल के लिए पर्यावास हो सकता है, बिल्कुल सही। तालाब शैवाल के लिए एक उपयुक्त पर्यावास हो सकता है। किसी स्थान के पर्यावास की उपलब्धता संबंधित जीव की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। कि कोई जीव की क्या आवश्यकता है, इस बात से डिसाइड होता है कि वो पर्यावास है या नहीं है। और चौथा है कि एक ही स्थान कुछ जीवों के लिए अनुकूलित और कुछ अन्य जीवों के लिए प्रतिकूल हो सकता है। जैसे ठहरा व गंदा पानी कुछ जीवों के लिए अनुकूल है, तो कुछ जीवों के लिए वो प्रतिकूल भी है। तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत था, दूसरा सही था, तीसरा सही था और चौथा सही था। तो ये होगा 2, 3 और 4 कथन सी हमारा सही है। चलिए अब इसी तरह हम केस नंबर 2 को पढ़ते हैं कि एक प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सर्दियों में भारत की एक आर्द्र भूमि वेटलैंड में आता है। वह वहां पर अपना भोजन प्राप्त करता है और 3 महीने तक रहता है। इसके बाद वह अपने देश पुनः जाकर प्रजनन करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त है? आर्द्र भूमि उसका पर्यावास नहीं है क्योंकि वह वहां प्रजनन नहीं करता। तो ये ऑप्शन हो गलत हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं।
केवल वह स्थान पर्यावास कहलाता है जहाँ जीव जन्म लेता है। ये ऑप्शन भी गलत है, ये सबसे उपयुक्त नहीं है। आर्द्र भूमि उसके मौसमी पर्यावास का भाग हो सकती है। बिल्कुल सही, कि आर्द्र भूमि जो है उसके पर्यावास का एक हिस्सा है। और चौथा ऑप्शन है कि प्रवासी जीवों का कोई पर्यावास नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत है। अब तीसरा ऑप्शन कैसे सही है मैं आपको बताता हूँ। किसी जीव का पर्यावास केवल एक स्थान तक सीमित होना आवश्यक नहीं है। प्रवासी जीव अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अलग-अलग स्थानों का उपयोग करते हैं। तो आर्द्र भूमि उन पक्षी का भोजन एवं शीतकालीन पर्यावास हो सकती है। तो इस प्रकार आपने समझा कि कोई एक ही स्थान किसी जीव का पूरे जीवन काल का पर्यावास नहीं हो सकता। कोई एक ही जीव अलग-अलग समय में अलग-अलग जगह को यूज़ कर सकता है अपने पर्यावास के लिए। तो इसलिए वो पूरा स्थान उसका पर्यावास बन जाएगा। यानी जैसे जब कोई विदेशी पक्षी, प्रवासी पक्षी हमारे देश में आता है, तो वो 3 महीने के लिए उसका पर्यावास है, क्योंकि वो उसके जीवन का हिस्सा है, जीवन काल का हिस्सा है। इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ चलिए केस नंबर 3 पढ़ते हैं। हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी को थोड़ा-सा और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इस केस को पढ़ते हैं और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। एक समुद्री कछुआ है, वो अपना अधिकांश जीवन समुद्र में व्यतीत करता है, लेकिन मादा कछुआ अंडा देने के लिए समुद्र तट की रेत पर आती हैं। अंडों से बच्चे निकलने के बाद समुद्र के ओर चले जाते हैं, यानी समुद्र में चले जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? केवल समुद्र ही कछुए का पर्यावास है क्योंकि वह अधिकांश जीवन वहीं बिताता है। यह कथन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ जो केवल शब्द है इसकी वजह से ये गलत है कि केवल समुद्र कछुए का पर्यावास नहीं है। केवल समुद्र तट ही उसका पर्यावास है क्योंकि प्रजनन वहीं होता है। फिर से वही चीज की केवल शब्द की वजह से ये सस्टेन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि समुद्र और समुद्र तट उसके जीवन चक्र के अलग-अलग चरणों के लिए आवश्यक पर्यावास के भाग हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब वह अपना जीवन और समुद्र में बिताता है, लेकिन उनके बच्चों के लिए समुद्र तट ही सबसे उपयुक्त है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। तो इसलिए समुद्र और समुद्र तट उसके जीवन चक्र के लिए अलग-अलग पर्यावास, आवश्यक पर्यावास हैं। और चौथा ऑप्शन है कि किसी जीव के एक से अधिक पर्यावास नहीं हो सकते, ये ऑप्शन भी गलत है। किसी जीव के अलग-अलग जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावास बदल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सबसे उपयुक्त आंसर है। इसी कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नदी की मछली सामान्यतः नदी के गहरे भाग में रहती है, उथले भाग में भोजन प्राप्त करती है और प्रजनन के समय नदी की ऊपरी धारा की ओर चली जाती है। अब बताइए कौन सा सबसे अच्छा निष्कर्ष है? केवल नदी का गहरा भाग ही उसका पर्यावास है? गलत, क्योंकि वो अपने जीवन में 3 जीवन चक्र को पूरा करने के लिए वो तीनों भाग का उपयोग कर रही है। गहरे भाग का भी, बीच वाले भाग का भी और सबसे ऊपर वाले भाग का भी। तो इसलिए तीनों ही उसके पर्यावास होंगे। तो दूसरा है कि केवल प्रजनन वाला क्षेत्र ही उसका पर्यावास है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि पर्यावास में वे विभिन्न क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिनका उपयोग जीव जीवन चक्र की अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए करता है। बिल्कुल सही, ये सही होगा। चौथा, लगातार स्थान बदलने वाले जीव का कोई निश्चित पर्यावास नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हमें समझ में आ चुका है कि अगर कोई जीव अपने जीवन काल की अलग-अलग आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग स्थान का उपयोग करता है, तो उसके एक से अधिक पर्यावास हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे वो जन्म ले और जहाँ पे उसका अधिकांश समय बीते, वही उसका केवल पर्यावास होगा। उसके जीवन काल में उपयोग होने वाले सभी स्थान पर्यावास होंगे जिनका उपयोग वो अपने जीवन काल को पूरा करने के लिए करता है। चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि यदि किसी स्थान पर कोई जीव पाया जाता है तो वह स्थान उस जीव का पर्यावास अवश्य होगा। क्या ये कथन सही है? क्योंकि ये कथन बिल्कुल डायरेक्ट है और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही हो। क्योंकि मान लीजिए कि चिड़ियाघर में आप किसी शेर को देखते हैं, वहाँ पे शेर रखे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसका पर्यावास हो, क्योंकि चिड़ियाघर किसी भी जीव का पर्यावास नहीं होता।
नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। तो इस कथन को आइए पढ़ते हैं। इसमें दिए गए चारों कथन को पढ़ते हैं। पूर्णतः सही, क्योंकि जीव केवल अपने पर्यावास में ही पाया जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी गाँव में आप किसी तेंदुए को बार-बार आते देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गाँव उस तेंदुए का प्राकृतिक आवास हो, क्योंकि वो भटक कर आ गया है। सही, ऑप्शन नंबर बी है सही, क्योंकि उपस्थिति ही पर्यावास का पर्याप्त प्रमाण है। गलत। केवल किसी जीव का उसी जगह पे उपस्थित होना पर्यावास का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि पूर्णतः गलत, क्योंकि जीव अपने पर्यावास में कभी नहीं पाया जाता। ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत है, क्योंकि कोई भी जीव अपने प्राकृतिक आवास में ही पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है कि आवश्यक रूप से नहीं, क्योंकि जीव किसी स्थान पर अस्थायी रूप से उपस्थित, प्रवासरत या केवल गुजरता हुआ भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें सबसे अच्छा कथन जो है वो डी है, सबसे उपयुक्त कथन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं केस बेस्ड, इसके बाद हमारी आज क्लास 1 को समाप्त करेंगे। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्थान को पर्यावास कहने के लिए उसका मनुष्यों के लिए उपयोगी होना आवश्यक है। ये गलत, कि कोई स्थान मनुष्यों के लिए उपयोगी है तभी वो पर्यावास होगा, जरूरी नहीं है। हमने ठहरे व गंदे पानी के एग्जाम्पल से समझा था कि कोई भी पर्यावास किसी जीव के दृष्टिकोण से तय होता है, इस बात से तय नहीं होता कि वो मनुष्यों के लिए उपयोगी है या नहीं है। एक ही पर्यावरणीय क्षेत्र अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग स्थानीय स्तर पर पर्यावास हो सकता है, बिल्कुल सही। जैसे हमने पेड़ के एग्जाम्पल से समझा था कि अलग एक ही पर्यावरणीय क्षेत्र में एक ही पेड़ है, लेकिन वो अलग अलग जीवों के लिए उसका अलग अलग स्थान ही पर्यावास है। ऑप्शन नंबर 3 है कि किसी जीव का पर्यावास उसके जीवन के विभिन्न चरणों में बदल सकता है। बिल्कुल, अभी हमने 2-3 केस स्टडी से समझा कि एक ही जीव अपने जीवन के विभिन्न चरणों के लिए अलग अलग जगह का उपयोग कर सकता है, जो उसके पर्यावास का हिस्सा हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है कि किसी स्थान पर जीव की उपस्थिति मात्र उस स्थान को उसका प्राकृतिक पर्यावास सिद्ध करने के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होती। बिल्कुल, कोई भी जीव अगर किसी स्थान पे दिखता है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो उसका प्राकृतिक आवास हो सकता है कि वो वहाँ पर भटक के आ गया हो या प्रवासरत हो या उसे ज़बरदस्ती वहाँ पे लाया गया हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों सही हैं। इसलिए ये ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 3। इस प्रकार हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की पहली क्लास कंप्लीट कर ली है, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। लगता है कि यूपीएससी के सभी विषय को इसी तरह केस बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मदद से समझने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए हमारे गूगल में जाकर सर्च करें examconcept.org, और उस वेबसाइट पर जाकर अपनी विषय का जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं क्लास वाइज आप उस विषय को पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने आपको सभी केस बेस्ड क्वेश्चन समझा दिए, आपको सभी तरह के जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता था समझाने चाहिए थे मैंने आपको समझा दिए। अब जो अगली क्लास होगी वो इसी क्लास से जुड़ी हुई मेंस की क्लास होगी, जहाँ पे मैं आपको 4 से 5 मेंस के क्वेश्चंस कराऊँगा, ताकि आपकी पहले दिन से जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए। सबसे पहले मैं आपको अच्छा लिखना नहीं बताऊँगा, सबसे पहले मेरा पहली क्लास से मोटिव ये होगा कि आपको सिर्फ़ लिखने की आदत, जो आपने कांसेप्ट समझ लिए, क्या वो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं या नहीं? अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में आता है, अगर वो आप अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अधिकांश बच्चों को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो उसी चीज़ को अपनी भाषा में लिख नहीं पाते। जब उन्हीं से जुड़ा हुआ जब आंसर राइटिंग करनी होती है, जिसमें 100-150 वर्ड लिखने होते हैं, तो उन्हें लिखने में सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उन्होंने लिखना सीखा ही नहीं। कोई कॉन्सेप्ट आपको आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में 100-150 शब्द लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले ये जानना होगा कि लिखा कैसे जाता है। इसके लिए आप हमारी मेंस वाली क्लास को ज़रूर देखें। थैंक यू।